आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो है केंद्र प्रवृत्ति के माप यानी कि मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। दरअसल केंद्र प्रवृत्ति की माप वह माप होती है जो संपूर्ण आंकड़ों में उनका प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य आप एवरेज वैल्यू से भी ले सकते हैं, यानी कि केंद्र प्रवृत्ति के जो माप होते हैं या मान होते हैं उनको एवरेज वैल्यू कह सकते हैं। यानी संपूर्ण समूह में वो एक ऐसा मान होता है, ऐसा नंबर होता है जो संपूर्ण समूह के प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। यानी उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे समूह के बारे में, पूरे आंकड़ों के बारे में। दरअसल सांख्यिकी में जो औसत का अर्थ ही केंद्र प्रवृत्ति की मान से होता है। गणित की भाषा में जिसे हम औसत कहते हैं, स्टैटिक्स में उसको हम केंद्र प्रवृत्ति की माप कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण मेरे पास यहाँ पे है कि व्हाट्स यूर रिजल्ट इन क्लास 10th। अगर कोई पूछता है कि आपका क्लास 10th में कैसा रिजल्ट है, तो आपको पता है कि हमारे जैसे एक रिजल्ट इस प्रकार का होता है। हिंदी में 100 में से 73 नंबर है, इंग्लिश में 78, 64, फिर 69, 48 है, यहाँ पे 84 है। टोटल जो नंबर है 416 है। तो कोई कहेगा कि आपका इसमें जो कह सकते हैं कि सेंटर टेंडेंसी वाला जो नंबर है वो इनका एवरेज निकल जाएगा, यानी कह सकते हैं इनका प्रतिशत निकाल देंगे तो जो आ रहा है 70%। यहाँ पर जो 70 एक है सेंट्रल वैल्यू है, जो कि दर्शाती है कि हमारा जो एवरेज है वो 70 का है। तो 70 जो आंकड़ा है वो हमें हमारे रिजल्ट के बारे में काफ़ी हद तक और अन्य विषयों के मार्क्स के बारे में भी काफ़ी हद तक बता देता है। एक और चीज़ बता दूँ, जो एवरेज होता है यहाँ पे वो 2 एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में ही होता है। यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि एक मैक्स वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू। यानी कि मैक्स वैल्यू इसमें देखिए आपने 84 है और मिनिमम वैल्यू जो है 48 है। इन दोनों के बीच में ही होता है हमेशा। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ जो मीन होता है, वैल्यू ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी मीन होती है, वो हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू के बीच ही होती है। एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि केंद्र प्रवृत्ति के मानों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं कि जैसे इस हमारे देश की जनसंख्या 1.3 बिलियन है। अगर मैं कहूँ यहाँ के प्रत्येक नागरिक की इनकम का पता लगाना, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। सबकी इनकम याद रखनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक ऐसा अंक बता दिया जाए जैसे कि 12,000 एक अंक, तो वो गणितीय कुछ सांख्यिकीय विधियों या कह सकते हैं सांख्यिकीय विधियों के द्वारा ही हम उनको प्राप्त करते हैं। केंद्र प्रवृत्ति के मान ही वो मान है या वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम वो एक ऐसा अंक ज्ञात कर पाएंगे जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकेंगे कि भारत के जो प्रत्येक नागरिक की जो आय है वो कितनी है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत की जो औसत आय है वो इतने हज़ार रुपये है। तो वो कहाँ से आया? वो कहीं ना कहीं सांख्यिकीय विधियों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और वो केंद्र प्रवृत्ति के मानों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी ऑफ मीन। तो कह सकते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। फर्स्ट है मीन, यानी कि जिसको माध्य या मध्यमान भी आप बोलते हैं। दूसरा होता है मिडन, यानी कि मध्यांक जिसे बोलते हैं, और बहुलांक जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इनको डिनोट भी करते हैं, जैसे माध्य को या मध्यमान को एम से डिनोट करते हैं, मध्यांक को एम डी स्मॉल डी से करते हैं और बहुलांक को एम बड़ा और ओ से डिनोट करते हैं। ये 3 विधियाँ हैं, ये कह सकते हैं सेंटर टेंडेंसी ऑफ मीन निकालने की 3 विधियाँ हैं। इनसे जो अंक प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं ग्रुप के आंकड़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये एवरेज वैल्यू निकालने की विधियाँ हैं। तो इनके बारे में, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तीनों विधियों या प्रकारों में सबसे शुद्ध मान जो प्राप्त होता है वो बता दूँ, मीन से प्राप्त होता है। मीन कह सकते हैं आपकी सबसे शुद्धतम मान प्राप्त करता है पूरे आंकड़ों में, और इसका जो प्राप्त मान होता है वो काफ़ी रिलायबल होता है। तो बात करेंगे मिडन की। मिडन का जो मान होता है कम शुद्ध होता है मीन से और लेस रिलायबल देन मीन, और कम विश्वसनीय होता है मीन से। तो मीन अभी तक क्या है, सबसे विश्वसनीय मान यहाँ से प्राप्त होता है मीन से। जबकि मोड की बात करें, बहुलांक जब ज्ञात करेंगे तो बहुलांक से जो मान प्राप्त होता है वो कम शुद्ध मान प्राप्त होता है उससे, और वो सबसे कम विश्वसनीय होता है। तो सबसे अधिक विश्वसनीय यहाँ पे मीन होता है, उसके बाद मध्यांक होता है, बहुलांक होता है। अब आप कहेंगे कि इन तीनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
तो बात करूँ तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि यदि आंकड़े गणना योग्य हैं, ये यानी कि कह सकते हैं कि आंकड़े यदि बहुत कम है, जैसे कि 10 आंकड़े हमारे पास हैं, 20 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 आंकड़े हैं, तो हम मीन निकाल सकते हैं। मीन आप जानते हैं कि औसत ही होता है, तो औसत आप आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि आंकड़े बहुत ज़्यादा हमारे पास 1000 2000, तब जाके हम मीडियन और मोड का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे बृहद आंकड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हम अक्सर मोड का ही प्रयोग करते हैं। मान बशर्ते अशुद्ध आता है, बहुत शुद्ध नहीं आता, बहुत एक्यूरेट नहीं आ पाता है जैसे कि मीन में आ पाता है, लेकिन काफ़ी निकटतम जिसे कह सकते हैं फिर भी मान आता है, जिसके आधार पर हम गणना लगा सकते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू लगभग आ ही जाती है। अब बात करते हैं मध्यमान की। केंद्र परिवर्ती के मानों में पहला मान जो है वो है मध्यमान या माध्य, जिसे आप कह सकते हैं। इसको मीन भी कहते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम मीन के थोड़ा परिभाषित करेंगे और इसके मध्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। मैं बता दूँ आपको बच्चों की एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अब ध्यान से सीखिए। ख़ास तौर पे कला वर्ग वाले बच्चे वो ध्यान से सीखिए कि कैसे इस प्रकार की गणना कर सकते हैं हम। द मीन इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स। जैसे कि लगा कि मीन जो होता है वो एवरेज होता है बहुत सारे नंबरों का। आप जानते हैं कि औसत किसे कहते हैं? अंकों के योग में अंकों की कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है हमें। क्या होता है? अंकों के योग में अंकों की कुल संख्या से भाग देने पर माध्य या मध्यमान प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, एड अप ऑल द नंबर्स देन डिवाइड बाई हाउ मैनी नंबर्स देयर आर, राइट। इट इज़ द सम डिवाइड बाई द काउंट। इसको आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं इट इज़ द सम डिवाइड बाई काउंट, यानी कि अंकों के योग में अंकों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो मीन होता है। एवरेज निकालना तो सबको आता है, यानी कि औसत निकालना तो सबका आता है, बस उसी को स्टैटिक्स में यहाँ पे मीन कहते हैं, जो एवरेज होता है गणित में। एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कुछ नंबर्स लिए हैं बहुत सारे, 3 7 5 13 20 23 39 23 40 23 14 12 56 23 29। अब पूछा जाता है इनका क्या निकालेंगे? मीन निकालो। तो ये आंकड़े हमारे पास स्टैटिक्स में भी इस प्रकार के बहुत आंकड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ 15 आंकड़े हैं, आप गिनेंगे इनको तो ये 15 हैं, कह सकते हैं दिया है 15 नंबर्स। वैसे ही बहुत आंकड़े हो सकते हैं कि मैंने कहा था जो गिनती में होते हैं उसके लिए हम मीनिंग ज्ञात करते हैं। जब अनगिनत आंकड़े हमारे सामने होते हैं तो फिर ये विधि से औसत निकालना बड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया कि सम, इट इज़ द सम डिवाइड बाय द काउंट, यानी कि अंकों का योग। तो इन सभी अंकों का योग कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए द सम ऑफ द दीज नंबर इज 330। इनको योग करके मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया 330 यहाँ पे आ रहा है, देखिए। और दीज नंबर 15, ये 15 नंबर हैं। तो देन मीन विल बी, मीन क्या हो जाएगा? 330/15, यानी कि इनको जोड़ के बटे 15, तो 22 आ गया। तो द मीन ऑफ द अबव नंबर्स इज़ 22। तो कह सकते हैं इन सभी नंबर का क्या निकला, जो मध्यमान निकला वो 22 है। तो देखिए आप ध्यान से, यानी कि 22 ऐसा अंक है, इसी के इर्द गिर्द सारे अंक घूम रहे हैं 22 के आधार पर। यानी कि 15 अंक हमारे पास दे रखे हैं, उनमें से एवरेज 22 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंक किस स्तर तक फैले हुए हैं। तो 22 के आधार पर हम अंकों के बारे में काफ़ी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मध्यमान ज्ञात करने की विधि। तो मध्यमान ज्ञात करना आसान है, जैसे कि आपने देखा ये भी एक प्रकार का मध्यमान ही है, लेकिन आंकड़े देखे आपने बहुत सरल आंकड़े थे। तो इन आंकड़ों को हम अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। तो दो प्रकार के डाटा हमारे पास होते हैं स्टैटिक्स में, एक तो होते हैं अनग्रुप्ड, दूसरे होते हैं ग्रुप्ड। तो ये इस प्रकार के आंकड़े जो होते हैं, जो सिंगल होते हैं, ये अनग्रुप्ड डाटा होते हैं हमारे पास। तो इनका एवरेज निकालते हैं, यानी कि इनका मीन निकालने के लिए जो सूत्र यूज किया जाता है वो है ये एम, यानी मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। जान सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पे कि सिग्मा एक्स क्या है? देखिए सिग्मा एक्स है संख्याओं का योग। मैंने यहाँ पे एक अलग सा उदाहरण लिया, फिर देखो संख्याओं 20 10 5 15 10, भले 5 ही अंक नंबर हैं ये,
इनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। आसानी से समझाने के लिए आपको किया गया ये। तो देखिए इसमें सिग्मा एक्स अपॉन एन, वैसे आप जानते हैं औसत निकालेंगे, इन सबको जोड़ दो और 5 से भाग भी दो, लेकिन सूत्र से कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स, एक्स यानी कि संख्याओं का योग, सिग्मा एक्स बराबर होता है संख्याओं का योग। एक्स मतलब संख्याएं हुई, सिग्मा का मतलब होता है योग, इसलिए इनको योग कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। एन क्या होता है, कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5, तो एन अंकों की संख्या हो गई 5। तो एम इक्वल टू, सूत्र में मान रखो सिग्मा एक्स 20 धन 10 धन 5 धन 15 धन 10/5, तो आ गया इनको जोड़ के 60/4 बराबर 15। तो इस अंकों का जो मध्यमान आया वो आया 15। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के मध्यमान इसी ढंग से हम ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान। तो वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने के लिए एग्जाम में कुछ इस ढंग से टेबल बनाई होगी या पूछा होगा क्वेश्चन। तो इसमें देखो जो आंकड़े हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो एक निश्चित वर्ग में दे रखे हैं आंकड़े। तो एक वर्गांतर वाली टेबल दे रखी है, यानी कि क्लास इंटरवल, जिसमें कि वर्गों में आंकड़े हैं। एक वर्ग है 0 से 10 के बीच का, एक है 10 से 20, एक है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ये वर्गांतर दिया है, यानी कि 0 से 10 के बीच ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, साथ में एग्जाम में फ्रिक्वेंसी भी दी होंगी। 0 से 10 के बीच 27 अंक हैं, 10 से 20 के बीच 10 ही अंक हैं, 20 से 30 के बीच 7 अंक हैं, 30 से 40 के बीच 5 अंक हैं, 40 से 50 के बीच 4 अंक हैं, 50 से 60 के बीच 2 अंक हैं। और आवृत्ति इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी वाली जो टेबल को, इनका जो सम होता है इसको n से डोनेट करते हैं। n इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे आप तो ये 55 आ चुका है, ये मैंने कर दिया है। पूछा होगा एग्जाम में इसका मध्यमान ज्ञात कीजिए, तो कह सकते हैं ये वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, आप ध्यान से देखिए। इतना एग्जाम में दिया होगा, ये सोच के चलिए आप। तो इसके लिए करेंगे हम यहाँ पे पहले एक नई टेबल खींचेंगे। दो टेबल हमें चाहिए इसमें। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा x जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं आप, मिड पॉइंट x, और यहाँ पे हो जाएगा fx, ये निकालने हमें। दो टेबल खुद ज्ञात करनी है, तब जाके ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मिड पॉइंट यानी कि वर्गांतर का मिड पॉइंट, 50 और 60 के बीच का मिड पॉइंट क्या है, वो 55, समझ सकते हैं। वैसे 40 और 50 के बीच का 45, वैसे यहाँ 35, 25, 15, 5। समझ गए होंगे आप। मिड पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों का एवरेज भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 0 धन 10/2, 10 धन 20/2। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ये। एफ एक्स मतलब एफ आ चुका है हमारे पास, एक्स है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, प्रत्येक को गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 55 दूना 110 होता है, ये 180 हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा, ये भी 175 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। तो अब चाहिए हमें सिग्मा एफ एक्स को, यहाँ पे इसको जोड़ देना है, इसको सिग्मा एफ एक्स बोल देंगे, जोड़ देंगे इसको, तो ये जोड़ के आ जाएगा 5 2, ये 925 यहाँ पे आ चुका है। तो इसके लिए जो सूत्र यूज किया जाता है ये है m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n जैसे कि मैंने कहा आवृत्तियों का योग होता है। बहुत बार ये सूत्र इस प्रकार से भी कहीं कहीं किताबों में होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये भी तो इसका योग है, तो इसको सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन n भी बहुत जगह होता है। तो दोनों सूत्र में कन्फ्यूज नहीं करना है, दोनों सूत्र लगभग एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। तो मान रखेंगे m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, यानी ये 925/n 55, दोनों को आप काटेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये लगभग आ रहा है 16.81। तो वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान जो निकला यहाँ पे 16.81, इस विधि से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसी प्रकार से करना है। तो आज के लिए इतना, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकता है। धन्यवाद।